गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं समतल सदिश रूप के अंदर वे किस प्रकार से जो है समतल के समीकरण और सदिश रूप के अंदर कैसे प्रश्न हमारे बन सकते हैं। समतल सदिश रूप में प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। चलिए सर, सबसे पहले बात करते हैं कि समतल का जो है सदिश रूप के अंदर समीकरण क्या है। देखिए, हमारा समतल का समीकरण इक्वेशन ऑफ प्लेन किसके बराबर होगा? वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू क्यू। ये समतल का सदिश रूप के अंदर समीकरण होता है। वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू क्यू। अब यहां पर ध्यान देना कि मैं इस समीकरण को मैं कार्तीय रूप के अंदर, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, और कार्टेशियन फॉर्म को मैं सदिश रूप के अंदर कन्वर्ट करने की स्थिति में हूं। देखिए किस प्रकार से हम लोग जो है यहां पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके पहले वेक्टर एन का मतलब समझ लेते हैं। वेक्टर एन कौन है? वेक्टर एन है हमारा समतल के अभिलंब सदिश है। ठीक है जी, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर टू प्लेन है। समतल के कहो, समतल का अभिलंब सदिश कह सकते हैं। ठीक है, तो समतल के ऊपर जो लंबवत रेखा होगी उस लंबवत रेखा का सदिश, ठीक है ना। तो ये अभिलंब सदिश है, परपेंडिकुलर वेक्टर है आर। मान लेते हैं हमारे पास में कोई समतल अगर सदिश रूप में दे रखा है, जैसे आर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 5। तो मुझे बताइए, ये सदिश रूप के अंदर समतल का समीकरण है, तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप के अंदर समतल कैसे लिख सकते हैं? यहां पर वेक्टर आर हटेगा, डॉट हटेगा, i कैप, j कैप और k कैप हटेंगे, और उसके स्थान पर क्या होगा? x, y और z लिखते हुए इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। तो यह रहा 2x माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 5। यानी इस प्रकार से सदिश रूप को हम कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस से एक से दो एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मान लिया हमारा समतल सदिश रूप में अगर आपको दे रखा है वेक्टर आर डॉट 2i माइनस j माइनस 3k इज इक्वल टू -4। अगर मुझे इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप? तो स्थिति क्या रहेगी? हमारा समतल i, j और k को x, y, z में आप कन्वर्ट कर दें, वेक्टर r डॉट हटा दें, तो रिजल्ट रहा 2x माइनस y माइनस 3z इज इक्वल टू -4। कोई कंफ्यूजन? इसी क्रम के अंदर मान लिया हमारे पास में समतल कार्टेशियन फॉर्म के अंदर दे रखा है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या है? 3x माइनस 2y माइनस 7z इज इक्वल टू 2। अगर मुझे इसका सदिश रूप लिखना हो तो क्या करने वाले हैं हम लोग? सदिश रूप लिखते समय x, y और z हटेंगे और उसकी जगह i कैप, j कैप और k कैप लगने वाले हैं, और r डॉट आपको लिखना होगा। तो सदिश रूप क्या होगा? वेक्टर r डॉट क्या हो गया? ये 3i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 7 k कैप इज इक्वल टू 2। वापस एक एग्जांपल और लेने की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लिया हमारा समतल इस प्रकार से है x माइनस 2y प्लस z बराबर 7। चलिए, क्या हम इसको सदिश रूप में कन्वर्ट करने की स्थिति में हैं? तो चलिए बताओ, सदिश रूप में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, है ना? r डॉट, उसके साथ में x, y, z हटेगा, i कैप, j कैप और k कैप लगने वाले हैं। तो स्थिति क्या बनने वाली है? सदिश रूप r डॉट i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 7। तो पहली बात हुई, समतल का समीकरण क्या है सदिश रूप में? वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू q की फॉर्म हुआ करती है। समझ रहे हो? यहां पर वेक्टर n समतल के अभिलंब एकांक सदिश है। सदिश रूप में समतल के समीकरण को हम कार्टेशियन फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म के समीकरण को हम सदिश रूप के अंदर कन्वर्ट करने की स्थिति में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्थिति, अगर दो
समतल हैं हमारे पास में, दो समतलों, पहला समतल वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल टू q1 और दूसरा समतल हो गया वेक्टर r डॉट n के स्थान पर वेक्टर n2 बराबर q2 के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू q1, वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल टू q2। दो समतलों के मध्य कोण कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बताओ कोण किस फॉर्म में होता है? साइन के, कॉस के, टेन के, किस फॉर्म में? कॉस के फॉर्म के अंदर हुआ करता है। और जो कॉस का फॉर्म हमारा होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां पर क्या रहा, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n1 मॉड ऑफ वेक्टर n2। आवश्यकता पड़े तो इन सबका धनात्मक मान हमको लेना होगा। अब डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं, वेक्टर n1 वेक्टर n2 का डॉट प्रोडक्ट में i के गुणांकों का, j के गुणांकों का और k के गुणांकों का गुणा हुआ करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो सदिश लंबवत कब होंगे? दो सदिश लंबवत होंगे यदि, यानी टू प्लेन्स विल बी परपेंडिकुलर इफ, क्या कंडीशन रहेगी हमारी, n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0, यानी वेक्टर n1 और वेक्टर n2 का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाता है तो वे सदिश आपके लंबवत होंगे। हमारी परीक्षा के अंदर ये प्रश्न बना हुआ है। चलिए मैं यहां पर दो प्रश्नों के बारे में बात कर लेता हूं आपके साथ में जल्दी से। हमारा प्रश्न इस प्रकार से रहा, समतलों वेक्टर r डॉट 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस 4 बराबर 0, कॉमा वेक्टर r डॉट i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस 3 बराबर 0, ये दो समतल हैं। दो समतलों के मध्य कोण कितना है, या कोण को ज्ञात करना, फाइंड द एंगल बिटवीन प्लेन्स। तुरंत दिमाग में आना चाहिए, सदिश रूप के अंदर हमारा समतल का समीकरण है और सदिश रूप के अंदर दो समतलों के मध्य का कोण क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2 है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लेता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n1 मॉड ऑफ वेक्टर n2 और उसका धनात्मक मान आवश्यकता पड़ने पर। बताइए यहां पर n1 वेक्टर क्या है, n1 वेक्टर यानी पहले वाले समतल से r डॉट के साथ में जो लिखा है वो वेक्टर n1 है, 3i माइनस j प्लस 2k। इसी क्रम में वेक्टर n2 क्या है हमारे पास में, i प्लस 3j माइनस 5k है। अब मैं यहां से n1 डॉट n2 करना चाहता हूं और जैसे ही n1 डॉट n2 की बात करेंगे, कर सकते हैं हम लोग, i के गुणांकों का, j के गुणांकों का और k के गुणांकों का गुणनफल होगा। i के साथ में 3, j के साथ में -3, k के साथ में -10, कुल मिला के हो गया -10। इसी क्रम में मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर n1 क्या होगा सर, रूट में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 14 रहा। और मॉड ऑफ वेक्टर n2 क्या रहने वाला है, यहां पर n2 के जो गुणांक हैं i j के उसके वर्गों का योग का वर्गमूल है। तो i का गुणांक 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26, 26 और 9 कितना 35। तो ये रहा सर वर्गमूल 35। चलिए तो अब अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया, दो समतलों के मध्य कोण, रिजल्ट है cos थीटा बराबर, वापस से रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 मॉड ऑफ n2। चलिए इसके अंदर वैल्यूज करते हैं। n1 डॉट n2 हमारा आ चुका है। देखिए मैंने कहा धनात्मक मान आवश्यकता पड़े तो ये रिजल्ट रहा आपका माइनस का 10 अपॉन रूट ऑफ 14 और रूट ऑफ 35। तो धनात्मक मान के लिए तो मैं 10 कर लूं पहला काम। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं भाई, 14 को हम लोग तोड़ सकते हैं 7 और
2 के रूप में, और 35 को तोड़ पा रहे हैं 7 और 5 के गुणा के रूप में। तो वर्गमूल 7 वर्गमूल 2 वर्गमूल 7 वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 7 बाहर निकल गया आपका, जो कि 7 के रूप में हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्रम में 2 और 5 बच गया तो वर्गमूल 10 होगा। तो ऊपर 10 और नीचे वर्गमूल 10 आपस में कट जाएगा, वर्गमूल 10 बच जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा? तो इसलिए थीटा हो गया cos इनवर्स √10/7। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूं 2 समतलों के मध्य का कोण कैसे निकालना है परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है, आप लोग करने की स्थिति में है। चलिए इसी क्रम के अंदर मान लेते हैं एक छोटा सा प्रश्न और ले लेते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से आए, लैम्ब्डा के किस मान के लिए, लैम्ब्डा के किस मान के लिए समतल वेक्टर r डॉट लैम्ब्डा i प्लस 2j प्लस k बराबर 3 कॉमा वेक्टर r डॉट 5i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप बराबर 11 परस्पर लंबवत होंगे। परस्पर लंबवत है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा? दीज टू प्लेन्स वेक्टर r डॉट लैम्ब्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 3 एंड r वेक्टर r डॉट 5i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप इज इक्वल टू 11 विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या करना चाहेंगे सर? परपेंडिकुलर के लिए रिजल्ट क्या है? n1 डॉट n2 बराबर 0। तो हमारा सीधा सीधा रिजल्ट है भाई प्लेन नंबर 1 विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन नंबर 2 इफ वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल टू 0। और जब n1 डॉट n2 के बारे में बात करते हैं तो लैम्ब्डा i प्लस 2j प्लस k कैप डॉट n2 के लिए 5i माइनस j माइनस 7k कैप इज इक्वल टू 0। i के गुणांकों का गुणनफल 5 लैम्ब्डा, j के गुणांकों के लिए -2, k के गुणांकों की बात करें -7 बराबर 0। और कैलकुलेशन करने के बाद लैम्ब्डा का मान कितना बनेगा? 9/5। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेने की बात करते हैं। जैसे मान लिया हमारी जो स्थिति है इसमें एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश, एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है से समतल, और समतल सदिश रूप में हमारे पास में है वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर q, समतल से दूरी। यानी कहने का मतलब क्या है? बिंदु की समतल से दूरी है ना, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। भाई प्लेन आपका सदिश रूप में है और बिंदु हमारे पास में हो सकता है वो कार्टेशियन फॉर्म में होगा, लेकिन उस बिंदु के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो बिंदु की समतल से दूरी का मतलब क्या होगा? r को रिप्लेस करना है मुझे वेक्टर ए के द्वारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर n, यानी जो r होगा वो a के द्वारा रिप्लेस हो गया। इसको लिखना राइट हैंड साइड से q का लेफ्ट हैंड साइड में पक्षांतर हो जाएगा, अपॉन में कौन होगा? मॉड ऑफ वेक्टर n, और इसका धनात्मक मान क्योंकि दूरी है। तो ये बिंदु की समतल से दूरी है। सबसे पहला काम बिंदु होगा, उसको आपको पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए r के स्थान पर उस पोजीशन वेक्टर ए को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर n आपका रहने वाला है। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, बिंदु 3 - 1 4 की समतल वेक्टर r डॉट 2i माइनस 3j माइनस k इज इक्वल टू 1 से दूरी कितनी है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3 - 1 4 टू प्लेन वेक्टर r डॉट 2i माइनस 3j माइनस k इज इक्वल टू 1। क्या करने वाले हैं सर हम लोग?
यहां पर सीधा सिंपल सी बात हो रही है कि वेक्टर ए कौन है। वेक्टर है उस बिंदु के स्थिति सदिश को, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि बिंदु हमारा 3 - 1 4 है, तो मानसी जी क्या होगा इसका वेक्टर ए? 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये वेक्टर ए हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब अपने प्रश्न के अंदर दूरी की बात करते हैं। जो अपना रिजल्ट है, हमारा फॉर्मूला है ए डॉट वेक्टर एन माइनस क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर एन। फॉर्मूला याद रखें, उससे बेटर उसको कैसे अप्लाई करना उसको देखें। वेक्टर आर के स्थान पर उस वेक्टर ए को यानी बिंदु को रखना है 3i माइनस जे प्लस 4k डॉट 2i माइनस 3j माइनस k, राइट हैंड साइड से न्यूमेरिकल वैल्यू का पक्षांतरण -1 अपॉन मॉड ऑफ n का विपरा हुआ 2i माइनस 3j माइनस k। जब इसको सॉल्व करेंगे, आवश्यकता पड़े तो धनात्मक मान जरूर लें। i j j और k के गुणांक को गुणनफल करते हुए डॉट प्रोडक्ट की बात करें हम लोग, i का गुणा करते हुए 6, j के लिए माइनस माइनस का गुणा प्लस का 3, k के लिए -4 -1 अपॉन स्क्वायर रूट में i का गुणांक 2 का वर्ग 4, j का -3 का वर्ग 9, k का -1 का वर्ग 1 और ये धनात्मक मान 6 और 3 9, 9 में से 5 गया, कितना हुआ 4/9, 10 और 4 वर्गमूल 14। ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। तो ये छोटा सा दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, बिंदु की समतल से दूरी। पहली बात में हमने समतल का समीकरण देखा, उसके बाद में दो समतलों के मध्य के कोण, दो समतल लंबवत हो उसकी कंडीशन हमने बात की, बिंदु की समतल से दूरी बात की। अब हमारे पास में समतल के जब समीकरण की बात करते हैं तो 5 अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। उन 5 स्थितियों में हम लोग समतल के समीकरण की बात किया करते हैं। जैसे पहली स्थिति की अगर बात करता हूं मैं, समतल का समीकरण, उस समतल का सदिश रूप समीकरण है ना, सदिश रूप समीकरण जो वेक्टर ए से गुजरता है। वेक्टर ए से गुजरने का मतलब क्या है भाई? उस बिंदु से गुजरता है जिसका स्थिति सदिश वेक्टर ए है। समझ रहे हैं? उस बिंदु से गुजरना जिसका पोजीशन वेक्टर ए के रूप में हम लोग दे सकते हैं। वेक्टर ए से गुजरता है, कॉमा वेक्टर एन इसका अभिलंब सदिश हो। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म which passes from point whose position vector is vector A and vector n is its perpendicular vector। क्या रिजल्ट रहने वाला है सर? वेक्टर R डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर n। ये पहली स्थिति है समतल का समीकरण ज्ञात करने की। जब एक बिंदु से गुजरे जिसका स्थिति सदिश वेक्टर A और वेक्टर n उसका लंब सदिश अभिलंब सदिश परपेंडिकुलर वेक्टर हो, r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। चलिए इसके ऊपर छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न है, उस समतल का सदिश रूप समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश, सीधा सीधा जो है गुजरने वाला सदिश दिया है आपको, सदिश i प्लस 2j माइनस 3k से गुजरता है, कॉमा सदिश 3i प्लस 4j माइनस k इसका अभिलंब सदिश है। इसका अभिलंब सदिश है। कर सकते हैं हम लोग? कैसे करने वाले हम लोग भाई? आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? देखिए यहां पर जो सदिश दे रखा है इससे गुजरना, हो सकता है ये एक सदिश रूप के अंदर दिया हो,
हो सकता है आपको कह दिया जाए कि बिंदु 1 2 -3 से गुजरे। अगर बिंदु 1 2 -3 से गुजरे तो क्या करना होगा, मुझे वेक्टर ए फॉर्म के अंदर उसके पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करनी है। चलिए सीधा सिंपल सा है, डायरेक्ट कैलकुलेशन की बात हो रही है। हमारा समतल का समीकरण किस फॉर्मूले से दिया जाएगा, समतल दिया जाएगा वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। आर के स्थान पर कोई चेंजेस नहीं होगा, वेक्टर आर रहेगा। वेक्टर एन कौन है, अभिलंब सदिश है। और अभिलंब सदिश हमारा यहां पर क्या है, अभिलंब सदिश है 3i + 4j - k बराबर वेक्टर ए के स्थान पर क्या होगा, i + 2j - 3k डॉट वेक्टर एन के स्थान पर क्या हुआ, 3i + 4j - k। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड में कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन। दिलीप जी बताओ क्या स्थिति आएगी, 3i + 4j - k लेफ्ट साइड एज इट इज, राइट के अंदर क्या करना चाहिए, है ना भाई, i j j और k के गुणांकों का गुणनफल मुझे करना है। हाँ तो क्या रिजल्ट दे रहे हैं आप, 3 + 8 + 3। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, फाइनल आंसर रहा हमारा वेक्टर आर डॉट 3i + 4j - k इज इक्वल टू 14। ये पहली स्थिति है जब समतल के समीकरण को हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं। समतल के समीकरण को ज्ञात करने की दूसरी स्थिति के बारे में बात करता हूं, समतल का सदिश रूप समीकरण। समतल का सदिश रूप समीकरण जिसकी मूल बिंदु से दूरी दे रखी हो, जिसकी मूल बिंदु से दूरी p है तथा n कैप इसका अभिलंब एकांक सदिश हो, अभिलंब एकांक सदिश हो। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म whose distance from origin is p and n cap is perpendicular unit vector। ध्यान देना, पिछली बार हम लोगों ने वेक्टर n लिखा था जिसको हमने अभिलंब सदिश कहा था, और यहां n कैप लिख रहे हैं जिसको अभिलंब एकांक सदिश कह रहे हैं, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब आपका जो प्रश्न होगा, पहले इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर p। इस फॉर्मूले के द्वारा हम समतल के समीकरण को दिया करते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज p आपको दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वेक्टर r को एज इट इज लिखते हुए। लेकिन मुझे यहां पर n कैप नहीं देता है। प्रश्न क्या देगा, यहां वेक्टर n देगा, मुझे अभिलंब सदिश देगा, हमें अभिलंब एकांक सदिश नहीं देगा। बात समझ में आ गई होगी। तो मुझे n वेक्टर से क्या करना होगा, n कैप निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो अभिलंब एकांक सदिश निकालेंगे और उसके बाद n कैप का मान हमको रखना होगा। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, उस समतल का सदिश रूप, उस समतल का सदिश रूप समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से दूरी, जिसकी मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तथा सदिश i कैप + 3j कैप + 2k कैप इसका अभिलंब सदिश हो, इसका अभिलंब सदिश हो। मुझे बताइए इस प्रश्न में हमें क्या चीज दे रखी है। देखिए
हमें दे रखा है P का मान, मूल बिंदु से दूरी 5 है, और हमें दे रखा है अभिलंब सदिश वेक्टर n का मान दे रखा है I प्लस 3j प्लस 2k कैप। और जब मेरा फॉर्मूले की बात करता हूं, मूल बिंदु से दूरी P होने की स्थिति में वेक्टर R के साथ में कौन है, डॉट के अंदर n कैप है, अभिलंब एकांक सदिश है, और मुझे यहां पर केवल अभिलंब सदिश दे रखा है। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, मुझे यहां से n कैप निकालना चाहिए। ये ध्यान देना, यहां पर हमारी गलतियां नहीं हो। n कैप निकालते लिए समय I कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप तो एज इट इज रहेगा, अपॉन में स्क्वायर रूट में I का गुणांक 1 का स्क्वायर 1, j का गुणांक 3 का स्क्वायर 9, और इसी क्रम में 2 का स्क्वायर 4। तो रिजल्ट क्या रहा, I कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। तो वेक्टर n से हमें वेक्टर n कैप निकालना पड़ा, समझ गए। अब समतल के समीकरण की बात करूंगा। तो चलिए यहां पर समतल का समीकरण जो हुआ, वेक्टर r डॉट n कैप बराबर p का फॉर्मूला रहने वाला है। इस फॉर्मूले को जैसे ही हम लोग अप्लाई करते हैं तो वेक्टर r डॉट n कैप का मतलब ये रहा सर आपका I प्लस 3j प्लस 2k कैप अपॉन रूट ऑफ 14 बराबर p का मान कितना है 5। अब ये वर्गमूल 14 का वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर दें तो रिजल्ट फाइनली वेक्टर r डॉट I प्लस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू 5 रूट ऑफ 14। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने दो स्थितियां समतल के समीकरण की पढ़ ली है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके अंदर तीसरे प्रकार की स्थिति की बात करते हैं, समतल का समीकरण सदिश रूप। जो एक वेक्टर है, वेक्टर ए से गुजरता है, वेक्टर ए से गुजरता है, कॉमा वेक्टर बी व वेक्टर सी के समांतर हो। क्या कहने की बात हम लोग कर रहे हैं भाई, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म विच passes from a point whose position vector is vector A and parallel to vector B and vector C। अब यहां पर देखिए तीसरी, चौथी और पांचवी स्थिति में हमारे समतल के समीकरण दो प्रकार से होंगे, एक प्राचलिक रूप पैरामेट्रिक फॉर्म और दूसरा अप्राचलिक रूप नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो तीनों को मैं यहीं पर लिख लेता हूं। तो समांतर होने पर सबसे पहली जो बात हो रही है प्राचलिक रूप, और प्राचलिक रूप का अभिप्राय किससे होता है, पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको हम लोग क्या लिखते हैं सर, आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस एस बी प्लस टी सी। और यहां पर ध्यान देना, जो एस, बी, एस और टी और आर जो है आपके पैरामीटर्स हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। केवल और केवल आप क्या करने वाले हैं, ए का, बी का, सी का मान रख देंगे तो ये आपका प्राचलिक रूप के अंदर समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, जोड़ बाकी कुछ भी नहीं करनी है। केवल और केवल इन तीन जगह पर ए, बी और सी का मान यहां पर रख देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा प्राचलिक रूप के अंदर। और दूसरी चीज हमारा अप्राचलिक रूप, अप्राचलिक रूप नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या रहेगा सर, वेक्टर आर डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी। ये आपका जो रहता है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर सदिश रूप रहेगा। ठीक है, अब चलिए एक प्रश्न के बारे में बात करते हैं, उसका प्राचलिक रूप की बात भी करूंगा और उसके अप्राचलिक रूप की बात भी करूंगा। लेकिन शर्त क्या है, एक सदिश या एक बिंदु है ना, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है वहां से गुजरना और वेक्टर बी वेक्टर सी के समांतर होना। जैसे मान लिया हमारा प्रश्न इस प्रकार से आए, उस समतल का
सदिश रूप समीकरण, सदिश रूप समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-1 3 से गुजरता है, एक बिंदु से गुजरने की बात कर रहा हूं, गुजरता है, तथा सदिशों i प्लस j माइनस k व 3i प्लस 3j माइनस 2k के समांतर हो। अब देख लेना, मैंने यहां पर प्राचलिक अप्राचलिक कुछ नहीं लिखा, 4 ऑप्शन आपको देख लेना कि एस में और टी के अंदर अगर आपका उत्तर दिया है इसका मतलब प्राचलिक रूप, या तो प्रश्न खुद कह देगा प्राचलिक रूप में, या प्रश्न कह देगा अप्राचलिक रूप में, या 4 ऑप्शन होंगे, उसके माध्यम से आपको सोच लेना है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले जब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो जिससे गुजरता है वह हमारा वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर ए कौन हो गया यहां पर 2i माइनस j प्लस 3k, ये वेक्टर ए। जिन दो सदिशों के समांतर है वेक्टर बी और वेक्टर सी का रोल प्ले करते हैं, i प्लस j माइनस k और 3i प्लस 3j माइनस 2k। क्लियर है? अब मुझे अगर प्राचलिक रूप की बात करनी है, समतल की बात कर लेते हैं, और समतल कौन से रूप की बात कर रहे हैं? प्राचलिक रूप, पैरामेट्रिक फॉर्म। और प्राचलिक रूप क्या है? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस एस बी प्लस टी सी, और इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल और केवल एबीसी के मान रखने होते हैं। तो वेक्टर r बराबर a का मान 2i माइनस j प्लस 3k प्लस एस, b का मान i प्लस j माइनस k, और t c का मान क्या है 3i प्लस 3j माइनस 2k। कोई कंफ्यूजन है? यह आपके प्रश्न का जो है आंसर हो गया प्राचलिक रूप के अंदर। मोटे तौर पर 90% केसेस के अंदर हमारा अप्राचलिक रूप ही परीक्षा में हुआ करता है, 5 से 10% केसेस में यह हो सकता है, तो आप देख लेना। अब आपकी जो बात हो रही है, अगर मैं यहां पर अप्राचलिक रूप के समीकरण की बात करता हूं, अब अप्राचलिक रूप के अंदर अपना फॉर्मूला सबसे पहले ध्यान रखना है। तो पुनीत भैया बताएंगे कि अप्राचलिक रूप का फॉर्मूला क्या? r डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c। ये आपका अप्राचलिक रूप होता है। और जैसे ही इसके अंदर देखेंगे तो मुझे करना क्या होगा? b क्रॉस c को कैलकुलेट करना होगा। तो क्या हम b क्रॉस c को निकाल सकते हैं? पक्की बात है राम प्रकाश जी, b क्रॉस c कैसे निकालोगे? सारणिक के द्वारा। और सारणिक की पहली पंक्ति में ऊपर की ओर i j k लिखा जाएगा। b का मतलब यहां पर 1 1 और -1 गुणांक के रूप में, और c के लिए गुणांकों के रूप में 3 3 माइनस 2। जब इसको हल करते हैं तो i को छुपाना है, आगे की कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। i छुपाते हुए ये रहा -2 प्लस का 3 प्लस का 1 हो गया, तो वेक्टर i। j को छुपाते हुए ये रहा आपका -2 और प्लस का 3 प्लस का 1, चिन्ह बदलते हुए -1 यानी -j, और k को छुपाते हुए 3 -3 खेल खत्म, 0 हो गया। तो अब b क्रॉस c हो गया। अब समतल का समीकरण निकलेगा। समतल निकल रहा है वेक्टर r डॉट b क्रॉस c का मतलब हो गया i माइनस j बराबर a का अभिप्राय 2i माइनस j प्लस 3k डॉट b क्रॉस c i माइनस j। फिर से वही बात करना है, i के गुणांक, j का गुणांक और k के गुणांकों का गुणनफल करते हुए डॉट प्रोडक्ट करना। तो यहां से i के लिए हो गया 2, j के लिए प्लस 1, k के लिए 0। तो अपना आंसर फाइनली क्या रहा? हमारा आंसर रहा वेक्टर r डॉट i माइनस j इज इक्वल टू 3। ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सभी क्लियर है। एक
बिंदु से गुजरने की बात कर रहा है जिसका इससे सदिश वेक्टर ए है और दो सदिशों के समांतर होने की बात कर रहा है। प्राचलिक रूप में r इज इक्वल टू ए प्लस एस बी प्लस टी सी और अप्राचलिक रूप में r डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी की बात होती है। अब इसमें एक अच्छा सा प्रश्न बन जाता है हमारा एक बढ़िया सा प्रश्न की बात कर रहा हूं। समतल आपको दे दिया जाए और समतल कैसा दिया है, r बराबर 1 माइनस 2s प्लस 3t आई कैप प्लस 3 प्लस s माइनस 2t जे कैप प्लस -1 माइनस 2s प्लस t के कैप। इस प्रकार से एक समतल का समीकरण दिया है और आपको लिख दिया समतल, इसका मतलब प्लेन है। इस समतल को अप्राचलिक रूप यानी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म या उसका दूसरा नाम जो है अदिश गुणांक रूप, अदिश गुणांक रूप में व्यक्त कीजिए। यह हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्रश्न है। समतल का समीकरण आपके पास में है और समतल के समीकरण को जिसमें s और t के पद हमारे पास में आ रहे हैं, यह आपका पैरामीटर से है, प्राचलिक रूप है ऐसा समझते हुए, और उसको मुझे अप्राचलिक रूप के अंदर अदिश गुणांक रूप के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है। क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहला काम जो समतल का समीकरण है उसको उसके प्राचलिक रूपों के अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, r इज इक्वल टू ए प्लस एस बी प्लस टी सी, यानी s के पद अलग करना है, t के पद अलग करना है और बगैर s बगैर t के पद अलग करना है। जो s का गुणांक होगा वो वेक्टर b होगा, जो t का गुणांक होगा जो वेक्टर c होगा, और जिसमें s और t नहीं है वो वेक्टर a रहेगा। तो पहला काम उसको आप करेंगे, जब a b और c निकल जाएगा तो अप्राचलिक रूप के अंदर क्या होगा, r डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c की बात होगी। तो चलिए सर इसको देख लेते हैं हम लोग। हमें समतल जो दे रखा है उससे शुरुआत करते हुए वेक्टर r इज इक्वल टू 1 माइनस 2s प्लस 3t आई कैप प्लस 3 प्लस s माइनस 2t जे कैप प्लस -1 माइनस 2s प्लस t के कैप। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। जसवंत जी कर सकते हो, कैसे करोगे? हाँ जी भाई, जिसके अंदर जो है हमारे पास में देखो s और t आप कॉमन करते हुए अलग करें, जिसमें s और t नहीं है वो आप अलग करें। तो देखो पहले पद के अंदर क्या आ रहा है, i, दूसरे से प्लस 3j और तीसरे से माइनस का k, ये हो गया सर हमारा वेक्टर a। अब s वाले पद s को कॉमन करते हुए मैं यहां पर प्लस का s कॉमन कर देता हूं ऐसा, क्योंकि a प्लस एस बी प्लस टीसी की बात होती है तो s हमने कॉमन कर दिया प्लस s। बताओ s कॉमन करने पर यहां से क्या बच रहा है, इनको देखते हुए माइनस का 2 आई कैप, आगे प्लस j कैप, उसके बाद में माइनस 2 k कैप, और इसी क्रम के अंदर t कॉमन करते हैं और t कॉमन करने के बाद में 3 आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। और जब मैं इसको प्राचलिक रूप से कंपेयर करता हूं, r बराबर वेक्टर a प्लस एस बी प्लस टी सी से तुलना करता हूं, और जैसे ही इसको कंपेयर करेंगे तो a b और c हमारे पास में आ गए। वेक्टर a हो गया i प्लस 3j माइनस k, वेक्टर b हमारे पास माइनस 2i प्लस j माइनस 2k कैप, और वेक्टर c हमारे पास में है 3i माइनस 2j प्लस k कैप। ठीक है, तो अब मुझे बताइए जब मैं इसको अप्राचलिक रूप में करूंगा, मोना जी क्या करना चाहेंगे? r डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c। तो a तो सीधा सीधा है, मुझे आवश्यकता किस बात की है, b क्रॉस c की आवश्यकता है। तो यहां से मैं b क्रॉस c निकालना चाहता हूं, और b क्रॉस c नेहा जी बताओ कैसे? हाँ, डिटरमिनेंट्स के माध्यम से i कैप
जे कैप और के कैप। गुणांकों के अंदर -2 1 -2 3 -2 1। हल करते हुए आई को छुपाते हुए 1 माइनस का 4 कितना हुआ, माइनस का 3 आई। जे को छुपाते हुए माइनस का 2 और प्लस का 6 प्लस का 4, लेकिन लिखना है -4। और के लिए 4 - 3 प्लस का के, तो बी क्रॉस सी हमने निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ समतल का समीकरण, निधि जी बोलो। तो समतल का जो समीकरण रहा हमारा वो रहेगा R डॉट बी क्रॉस सी बराबर A डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, चलिए इसके अंदर वैल्यूज को रखने की बात करते हैं तो हमारी स्थिति क्या रहेगी, R डॉट बी क्रॉस सी आपके पास में है माइनस का 3i माइनस का 4j प्लस के बराबर A का मतलब क्या हो रहा है, i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप डॉट बी क्रॉस सी माइनस का 3i माइनस का 4j प्लस के कैप। जैसे वैल्यूज को रखेंगे r डॉट माइनस 3i माइनस 4j प्लस के कैप बराबर, यहां पर डॉट प्रोडक्ट करना है, i j j और के गुणांकों का गुणनफल करना है। तो कितना हो रहा है, -3 -12 -1। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बन गया, फाइनल आंसर हो गया r डॉट माइनस 3i माइनस 4j प्लस के कैप इज इक्वल टू माइनस का 16। ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। तो ये समतल का समीकरण जब वेक्टर ए से गुजरता है बी और सी के समांतर हुआ करता है। बात समझ में आ गई या नहीं आई। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली जो स्थिति है उसके अंदर समतल का सदिश रूप समीकरण, समतल का सदिश समीकरण जो दो सदिशों की बात कर रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी से गुजरे कॉमा एक सदिश वेक्टर सी के समांतर हो। भाई पिछली बार ए से गुजरने की बात कर रहा था और बी और सी के समांतर था, इस बार दो वेक्टर ए और वेक्टर बी से गुजरने की बात कर रहा था और सी के समांतर हो। तो इसमें भी दो चीजें रहने वाली आपकी, प्राचलिक रूप जिसके अंदर कोई सॉल्व नहीं होता है हमारा, और प्राचलिक रूप क्या होगा हमारा, r इज इक्वल टू 1 माइनस एस वेक्टर ए प्लस एस बी प्लस टी सी, है ना। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल ए बी सी के मान आपको रखने पड़ेंगे, जिसकी संभावना परीक्षा में पूछे जाने की बहुत कम है। हो सकता है सीधा 4 ऑप्शन में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ ले तो एक अलग मैटर है, अदरवाइज प्रश्न आपका बना करके नहीं पूछेगा। और दूसरी चीज, इसमें जब अप्राचलिक रूप की बात करेंगे, अप्राचलिक रूप के अंदर ध्यान दीजिए r डॉट, अब यहां पर चूंकि दो वेक्टर से गुजरने की बात कर रहा है तो यहां पर दो साइकिल्स होंगे। जैसे पिछली बार ए से गुजरने पर एक साइकिल था बी क्रॉस सी, यहां पर दो साइकिल्स रहेंगे, r डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, इस प्रकार से दो साइकिल, और सामने की ओर a डॉट बी क्रॉस सी। अब आप लोग समझदार हैं, बी क्रॉस सी निकाल सकते हैं, सी क्रॉस ए निकाल सकते हैं, दोनों का योग करते हुए डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं। इसी क्रम के अंदर ये चलो एक कर ही लेते हैं। यहां पर एक प्रश्न, हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, उस समतल का सदिश समीकरण अप्राचलिक रूप में, अप्राचलिक रूप में ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु आपको दिए हैं, बिंदुओं 1 1 -2 व 3 -2 4 से गुजरे तथा एक सदिश आपको दे दिया, सदिश 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप के क्या हो, समांतर हो।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन in non-parametric form which passes from 2 points 1 1 minus 2 and 3 minus 2 4 and parallel to plane 2i minus j minus 3k। क्या करना चाहिए मुझे? सबसे पहले यहां पर देखिए दो बिंदु जो हैं वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां वेक्टर ए क्या है? i प्लस जे माइनस 2k। वेक्टर बी कौन है यहां पर? 3i माइनस 2j प्लस 4k। और एक सदिश के समांतर है वेक्टर c, वह है 2i माइनस j माइनस 3k। कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। a b और c हमारे पास में आ गया। गौर कीजिए, अब आपको जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अंदर मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, समतल का जो समीकरण है उसके बारे में बात करेंगे। जब दो बिंदुओं से गुजरने की बात करता है, समतल है r डॉट b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c। ठीक है जी, तो चलिए जब इसके अंदर वैल्यूज को रखने की बात करते हैं हम लोग, तो पहले b क्रॉस c की आवश्यकता है, c क्रॉस a की आवश्यकता है, तो मैं यहां पर b क्रॉस c निकाल लेता हूं। b क्रॉस c वही सारणी के माध्यम से i j k, b के लिए 3 माइनस 2 4, c के लिए 2 माइनस 1 माइनस 3। हल करने पर i छुपाते हुए 6 प्लस 4 10 आई। j के लिए माइनस 9 माइनस 8 माइनस 17, चिन्ह बदलते हुए प्लस का 17j। k के लिए माइनस 3 प्लस 4 प्लस का k। ये निकल रहा है सर हमारा b क्रॉस c। में इसको यहां लिख लेता हूं 10i प्लस 17j प्लस वेक्टर k। चलिए और मुझे किसकी आवश्यकता है? और मुझे आवश्यकता है c क्रॉस a की। तो वेक्टर c क्रॉस a की बात करेंगे, वही सारणी की बात करते हुए i j k। c के लिए 2 माइनस 1 माइनस 3, और अब a के लिए 1 1 माइनस 2। सॉल्व करो, i को छुपाया 2 प्लस 3 5 i कैप। j की बात करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस, चिन्ह बदलते हुए प्लस का j। k के लिए 2 प्लस 1 3k। तो हम लोगों ने b क्रॉस c निकाल दिया और c क्रॉस a निकाल दिया। चलिए इसके अंदर केवल वैल्यूज को पुटअप करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो सदिश रूप में समतल बहुत आसान स्थिति है। r डॉट b क्रॉस c, b क्रॉस c का मतलब हो गया यहां पर 10i प्लस 17j प्लस k प्लस c क्रॉस a 5i प्लस j प्लस 3k। सामने की ओर राइट हैंड साइड में वेक्टर a, वेक्टर a का मतलब हो गया i प्लस 2j, केवल j ही है ना, i प्लस j माइनस 2k डॉट b क्रॉस c। b क्रॉस c हमारा क्या हो रहा है? 10i प्लस 17j प्लस k। कैलकुलेशन हम लोग करने की स्थिति में है, तो r डॉट i को जोड़ने पर हो रहा है 15i, j के लिए 18j, k के लिए 4k बराबर i के गुणांकों की बात करते हुए 10, j के लिए 17, k के लिए -2। तो अपना फाइनल आंसर क्या रहा? हमारा फाइनल आंसर रहा r डॉट 15i प्लस 18j प्लस 4k बराबर 17 10 27 में से 2 गया 25। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल यहां पर 15 है, 18 है, 4k के लिए 6k है, सामने 25 का 24 है। मान लिया आपका 3 से कटता है, तो 3 से हम लोग काट करके उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। और चलिए अंतिम स्थिति के बारे में बात कर लेता हूं मैं। और अंतिम स्थिति हमारी इस प्रकार से है, समतल का सदिश रूप समीकरण, समतल का सदिश रूप समीकरण जो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी से गुजरता है। ठीक है, समतल का सदिश रूप समीकरण जो कहां से गुजरा है?
ए बी और सी से गुजरता है। तीन सदिश तीन बिंदुओं से गुजरने की बात कर रहा है। यहां पर भी देखिए हमारे समीकरण दो रूप में आएंगे। एक प्राचलिक रूप पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर r इज इक्वल टू 1 माइनस एस माइनस टी वेक्टर ए प्लस एस बी प्लस टी सी। ठीक है, देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पहले केवल वेक्टर ए से गुजरने की बात हो रही थी तो ए प्लस एस बी प्लस टी सी, फिर दो वेक्टर ए बी से गुजरने की बात हो रही थी तो 1 माइनस एस लिखा गया, और अब तीन वेक्टर ए बी सी से गुजरने की बात हो रही है तो 1 माइनस एस माइनस टी वेक्टर ए प्लस एस बी प्लस टी सी। और प्राचलिक के साथ में अप्राचलिक रूप नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म की अगर बात करेंगे तो वेक्टर आर डॉट, जो वेक्टर ए से गुजर रहा था तो केवल एक आपका साइकिल था बी क्रॉस सी, दो से गुजरने पर दो साइकिल्स आपके बन रहे थे बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, अब तीन साइकिल आपके बन रहे हैं आर डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तीसरा साइकिल ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। और इसके माध्यम से अगर मान लिया तीन सदिशों से गुजरने वाले समतल का समीकरण चाहिए तो हमें तीन चीजें बी क्रॉस सी निकालना है, सी क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है, जो अभी हम लोग काम कर रहे थे उनको जोड़ देना, राइट में ए डॉट बी क्रॉस सी होगा। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग भाई, हो सकता है परीक्षा के अंदर सीधा सीधा हम लोगों को जब प्रश्न पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो मान लिया ये जो फॉर्मूला ना आर डॉट बी क्रॉस सी बराबर ए डॉट बी क्रॉस सी, इस फॉर्मूले को हमारे द्वारा ऐसे लिखा जा सकता है चार ऑप्शन के अंदर। हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा कि डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट आर बी सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए बी सी। तो चार ऑप्शन की जहां बात करेगा तो वहां पर हो सकता है वो डॉट क्रॉस नहीं दे करके ऐसे ब्रैकेट आरबीसी और ब्रैकेट एबीसी ऐसा हमारा पूछा जा सकता है। तो चलिए सर, कुल मिलाकर के इसके साथ के अंदर हमारा समतल सदिश रूप के अंदर ये अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।